नमस्कार। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त संधि हुई है और यह है म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। जी हाँ, और इस संधि को यानी इस पैक्ट को इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों ने इस संधि के तहत एक चीज़ को तो सुनिश्चित कर दिया, वह यह है कि यदि मेरे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो आप भी मेरा साथ देंगे और आपके ऊपर यदि कोई आक्रमण करेगा तो हम आपको साथ देंगे। चलिए, यानी दोनों एक दूसरे के विरुद्ध जो भी देश आक्रमण करेगा दोनों मिल करके जवाब देंगे। एक प्रकार से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच यह जो डील हुआ है यह आपको याद दिला रहा होगा नाटो का। नाटो जो 32 देशों का एक संगठन है जिसको अमेरिका लीड करता है, उसका जो कोड लाइन है वो क्या है? वो यही है, एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण। जी हाँ, और वह भी एक सैन्य गुट है। यदि कोई भी देश उसमें से किसी भी देश पर कोई भी देश अटैक करता है तो वो सब पर अटैक माना जाएगा और सब मिल करके जवाब देंगे। यही है म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद और रियाद के बीच में जो हुआ वह आप सिंपल नाटो के तर्ज पर समझ सकते हैं, उसी के लाइन पर हुआ है। यहाँ पर एक बात यह भी है, वह इसको समझिए आप कि क्या यह दोनों देशों की मजबूरी थी कि दोनों ने इस समझौते पर आकर के, इस मुकाम पर आकर के इस समझौते को अंजाम दिया? क्या यह इजराइल की मजबूरी थी? इजराइल का बढ़ता प्रभाव था जिसने रियाद को मजबूर किया? या पाकिस्तान जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में पिट गया उसकी मजबूरी थी? यह तो देखना होगा। या यह तीसरी बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को आज नीलाम कर दिया रियाद के हाथों यानी सऊदी अरब के हाथों? सब चीज़ पर चर्चा करेंगे, सब चीज़ को डिकोड करेंगे। बने रहिए। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इस पर आते हैं और जरा देखते हैं पूरी बात क्या है। पहले तो इसको समझ लीजिए, इस समझौते के लिए जो शहबाज शरीफ जा रहे थे उसको बाकायदा, देखिए ये पाकिस्तान का प्लेन है आपको दिख रहा होगा, उसको बाकायदा रिस्पेक्टफुली स्कॉर्ट किया गया था रियाद रॉयल एयरफोर्स के द्वारा, यानी सऊदीया एयरफोर्स के द्वारा उसको पूरा स्कॉट किया गया। ये देख रहे हैं आप शहबाज शरीफ को, बदलते दिन है ना, दिन बदल चुका है इनका और अब ये सैल्यूट मार रहे हैं। वही आदमी है जो ब्रिक्स में हाथ उठा उठा करके घूम रहे थे, कोई हाथ मिलाने वाला नहीं था और अब सऊदी अरब उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए बाकायदा यहाँ तक पहुँचाया। तो प्रश्न उठता है आखिर ऐसा क्यों? हाँ, इस संधि के बाद यहाँ तक भी उठा वह पाकिस्तान जो हमेशा इस बात का आरोप लगाता था कि बुर्ज खलीफा पर मेरा झंडा क्यों नहीं लहराता है मेरी स्वतंत्रता दिवस पर, जबकि भारत का बुर्ज खलीफा पर लहराता है। आज सऊदी अरब ने अपने सभी बड़े बड़े जितने भी बिल्डिंग्स थे उस पर पाकिस्तान और अपना झंडा भी टांग दिया इस पैक्ट के मेमोरी के रूप में, यानी इसको एक सुनहरा दिन घोषित किया गया। यहाँ पर इस बात को भी आज आप जाने, वह यह है कि आखिर ये पैक्ट यहाँ तक क्यों पहुँचा, तो इसको समझना होगा और इससे कौन कौन चिंतित होगा। आपको लग रहा होगा कि भारत के विरुद्ध सऊदी अरब और पाकिस्तान खड़े हो गए या पाकिस्तान को आज बहुत बड़ा साथ मिल गया भारत के विरुद्ध, अब वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तो इस बात को भी जान लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन सऊदी अरब और भारत के बीच लगभग 45-50 के आसपास यूएस जो बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। इसलिए इतना आसान नहीं होगा कि सऊदी अरब को कि वो भारत के विरुद्ध इस समझौते को दिखाने का प्रयास करे। दूसरा पॉइंट, इस बात को भी समझें कि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और सऊदी अरब के लिए हम दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। ठीक है, यानी भारत का वह चौथा और सऊदी अरब के लिए हम दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। हम न जाने कितनी चीज़ों का उनको निर्यात करते हैं। इस पर्सपेक्टिव में, इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता है प्रतीत कि सऊदी अरब ने भारत को ध्यान में रख करके इसको किया होगा। लेकिन हाँ, जब दोनों के बीच सिग्नेचर हो रहा होगा तो वाजिब बात है पाकिस्तान के दिल में क्या है वो सऊदी अरब जान रहा है, और यदि सऊदी अरब नहीं जान रहा है तो वो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है। वैसे भारत ने बाकायदा, भारतीय सरकार ने कहा है, विदेश मंत्रालय का रिपोर्ट है, हम इसको बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि अभी तक पूरा का पूरा क्लॉज सामने नहीं आया। सिर्फ इतना क्लॉज आया कि नाटो की तरह ये बोल रहा है एक पर आक्रमण
दोनों पर आक्रमण, दोनों जवाब देंगे। और क्या क्या बातें हो सकता है इसको भी समझना होगा। वैसे इस बात को भी जान लीजिए, वो यह है, भारत सरकार ने बाकायदा कहा है कि ये आने वाले समय में होता, क्योंकि 10 सालों से इनके बीच इसका बातचीत चल रहा था। क्यों डिले हो रहा था ये तो हम नहीं कह सकते, भारत सरकार ने कहा, लेकिन शायद ऐसा होता आने वाले समय में, ये साफ दिख रहा है। अब इसको आपको समझना होगा कि ये किस दौर में हुआ। ये उस दौर में हुआ जब अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको समझना होगा आपको। आज अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इजराइल और उसके आसपास में, मान लेते हैं जॉर्डन, सीरिया और लीबिया के आसपास में था, ठीक है। लेकिन जब वह यहाँ से भाग करके सऊदी अरब को पार करके कतर तक पहुँच जाता है और दोहा में बम गिराता है, तो इसके बाद यदि ये घटना हो रही है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं इजराइल के बढ़ते हुए प्रभाव को बता रहा है। जिस ढंग से इजराइल जहाँ पर भी हमास को देख रहा है, यदि वहीं पर मार रहा है और वह कतर के दोहा तक पहुँच गया, तो कल को रियाद को लगता है कि कहीं इसके नाम पर वो यहाँ तक न पहुँच जाए। यह उस बात को भी आज सिद्ध कर रहा है कि अमेरिका पर भरोसा अब धीरे धीरे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियाँ हैं और गल्फ कंट्री है वो भरोसा कम करने लगी है। आपको पता होगा कतर अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त है। यहाँ पर अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कैंप है कतर में। इसके बावजूद भी कतर दोहा पर बम गिरता है। अमेरिका सिंपल नाराजगी के सिवाय और कुछ नहीं कह पाता। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अमेरिका, कतर की तरह सऊदी अरब भी अमेरिका का दोस्त नेशन माना जाता है, उस ढंग से नहीं है जैसा कतर है। तो जब कतर को नहीं छोड़ा सऊदी अरब ने, तो इजराइल ने, तो सऊदी अरब सोच सकते हैं आप वो कितना भरोसा अमेरिका पर करेगा और इजराइल पर करेगा, ये भी समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान से ज़्यादा सऊदी अरब को प्रॉफिट है। इसमें क्या है जरा समझिए। जिस ढंग से ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और इसको रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है कौन? अमेरिका और अदर कंट्रीज। अब लगता है मानो कि आने वाले समय में अमेरिका ने हाथ खड़े कर लिए हों, क्योंकि अमेरिका का वैल्यू जिस ढंग से गिर रहा है पूरे विश्व में और खासकर ट्रंप के बोलने से, अब सऊदी अरब को भी लग रहा है क्या भरोसा, कल को यदि ईरान एटम बम बना ले और गुप्त चोरी छुपे और अमेरिका उसको न रिकॉग्नाइज कर पाए, पता लगा पाए, या हो सकता है अमेरिका कहीं उससे भी बार्गेनिंग कर ले, तब मेरा क्या होगा कालिया, जरा ये बताइए। क्योंकि इन दोनों के बीच दुश्मनी जग जाहिर है। ये एक शिया कंट्री है और ये एक सुन्नी कंट्री। वैसे मैं बता देता हूं, इराक में भी 55% शिया है। यहां तो भरे पड़े हैं शिया, यहां पर 55% है शिया। ये एक सुन्नी कंट्री है। तो कहीं ना कहीं यहां पर इस बात को सऊदी अरब जान रहा था कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। यहां पर इजराइल अपनी जगह पर है, लेकिन उससे बड़ा ईरान मानता है वो। और ईरान को यदि कल को ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है, जैसा दिख रहा है बार बार, क्योंकि अमेरिका जिस ढंग से चीज़ों पीछे हटता जा रहा है हर जंग, और अमेरिका का जिस ढंग से वर्चस्व विश्व में कम हो रहा है, तो कल को ईरान वो एटम बम किस पर गिराएगा? उसके तो दो ही दुश्मन है, एक तो सुन्नी मुल्क जिसका ठेकेदार बना हुआ है सऊदी अरब वो, और दूसरा इजराइल। तो ये दोनों तो सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो इसलिए एक तरह से कहा जाए न्यूक्लियर अम्ब्रेला को एक शील्ड, मतलब एक तरह से अमेरिका को सऊदी अरब को एक शील्ड चाहिए था, एक ऐसा चीज चाहिए था, मतलब मान लेते हैं कि आप एक ऐसा अम्ब्रेला या ऐसा छतरी चाहिए जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर छतरी, वो चाहिए था अपने बचाव के लिए। चूंकि ये एनपीटी पर साइन किया हुआ देश है तो अपने बना नहीं सकता है न्यूक्लियर बम, एटम बम तो बना नहीं सकता था। तो इसने पाकिस्तान के साथ डील करके कहीं ना कहीं अपने आप को एक सेव करने का प्रयास किया और एक डिटरेंस, यानी एक हमारे देश पर कोई अटैक न करे, इसके लिए एक डिटरेंस लाने का प्रयास किया। एक डिटरेंस को प्राप्त करने का प्रयास किया गया सऊदी अरब के द्वारा। तो यहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि सऊदी अरब कहीं ना कहीं इस समझौते में आगे आने के लिए ज़्यादा आतुर नजर आ रहा था इन कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को शायद भरोसा भी नहीं था। पाकिस्तान को तो लगता था पता नहीं मुझे कुछ रुपया ही दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, उसे भी नहीं पता होगा ये चीज़। लेकिन सऊदी अरब ने भी शायद, अब मुझे पक्का विश्वास है कि पाकिस्तान के आर्मी का भी आगे चल करके इस्तेमाल सऊदी अरब करेगा। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के कुछ लोग यूक्रेन युद्ध में भी शामिल हैं, रसिया की तरफ से लड़ रहे हैं पैसा के लिए। केवल नॉर्थ कोरिया के सैनिक वहाँ नहीं है, बाकायदा यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने बाकायदा वक्तव्य में कहा कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग पैसा के लिए यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, वही पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ खड़ा रहता है। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी
को इस्तेमाल करना भी सऊदी अरब के लिए आगे करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी सऊदी अरब से ज़्यादा वेल ट्रेंड है, इस बात को आप मान लीजिए। और दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान की आर्मी सऊदी अरब से ज़्यादा बड़ी है, तो सऊदी अरब क्या चाहेगा? एक भूखा नंगा देश, उसको पैसा दे दो, उसके सैनिक का इस्तेमाल करो। कहाँ इस्तेमाल करो? यमन में इस्तेमाल करो, हूती के अगेंस्ट इस्तेमाल करो, जिसको ईरान प्रश्रय करता है, ईरान उसको सहायता देता है। अब ये सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के सैनिकों को हूती के विरुद्ध यहाँ पर भी देगा सहायता, यहाँ पर भी करेगा, ईरान में भी उसका इस्तेमाल करेगा। तो ये जो बहुत लोग पोर्ट्रे करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत के विरुद्ध किया गया संधि, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल सऊदी अरब अच्छे तरीके से करेगा अपने फायदे में। पाकिस्तान को शायद उतना बड़ा फायदा ना हो, चाहे वो जश्न ही क्यों न मनाए। यहाँ पर एक बात ये भी जान लीजिए, वो यह है कि इस समझौते पर आने से पहले क्या क्या घटनाएं हुई जरा समझिए। कतर पर जब बम गिराया जाता है, उसके बाद वहां पर एक सम्मेलन होता है, सारे मुस्लिम देश खड़ा होते हैं और पाकिस्तान की तरफ से ही बयान आता है शहबाज शरीफ की ओर से कि हम लोगों को, सारे इस्लामिक कंट्री को नाटो की तरह एक संगठन होना चाहिए। इसकी आज शुरुआत हो गई है, दोनों के बीच नाटो की तरह का एक गठबंधन हुआ। लेकिन यह कह पाना कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं और नाटो जैसा संगठन बनाइए, अपने आप में लगता नहीं है पॉसिबल है, क्योंकि मुस्लिम जगत में जो लड़ाई है वो केवल शिया और सुन्नी तक ही नहीं है। मुस्लिम जगत में इसकी भी लड़ाई है कि मुसलमानों का हेड कौन है। ईरान बोलता है मैं हूं, सऊदी अरब बोलता है मक्का मदीना मेरे पास में तो मैं हूं, पाकिस्तान बोलता है एटम बम तो मेरे पास में, और कोई मुस्लिम कंट्री है नहीं तो मैं हूं हेड। तो इस ढंग से एक पूरा का पूरा मुस्लिम जगत में शिया सुन्नी का विवाद तो है ही, साथ ही साथ अमेरिका भी यहाँ पर प्रेजेंट है। और तीसरा पॉइंट, एक मुस्लिम जगत में हेजेमनी को स्टैब्लिश करना, यानी अपना वर्चस्व को बनाना, ये भी इनके बीच में रहता है। और आतंकवाद तो यहाँ पर है ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो नाटो बन पाना तो फिलहाल अभी लगता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले समय में इन दोनों के साथ कतर भी आएगा, क्योंकि अभी टेस्ट किया जा रहा है इन दोनों को बना करके कि वर्ल्ड का, इंडिया का और अदर कंट्रीज का क्या रिएक्शन है, रसिया का क्या रिएक्शन है। हो सकता है आने वाले समय में, आपको बता देता हूं, कतर जैसे जो रेडिकल, कम से कम मैं बोल सकता हूं सुन्नी कंट्रीज हैं, वो हो सकता है इस संगठन में शामिल हों, क्योंकि उन सबको एक ढंग से पाकिस्तान का एटम बम का छतरी मिल जाएगा बैठे बैठाए। अच्छा, यहां पर एक बात आज मैं ये भी कह देता हूं, वो भी समझना होगा। आपको पता होगा एनपीटी लाया गया था कि परमाणु हथियार का प्रसार न हो, लेकिन सच्चाई यह है नाटो जैसे संगठन ने एटॉमिक हथियार को उन देशों तक भी पहुंचा दिया जो एनपीटी पर साइन किए हुए हैं। तो फिर एनपीटी को लाया क्यों गया था? क्योंकि बहुत सारे देश, पोलैंड से लेकर कई देश जिनके पास एटम बम है नहीं, उन्होंने बाकायदा एनपीटी पर साइन किया, लेकिन सब नाटो के मेंबर हैं। और नाटो के जितने भी मेंबर हैं सब पर अमेरिका ने अपनी एटॉमिक छतरी तो दे ही दी है। तो उसी ढंग से अब यहां पर भी होगा। ये लोग देश एनपीटी पर साइन किए हुए हैं, लेकिन दूसरा रास्ता निकल गया। तो कहीं ना कहीं ये हुआ। और अब आपको पता होना चाहिए कि जो समझौता हुआ, जिसमें प्रिंस जो है, सऊदी प्रिंस जो हैं बाकायदा मौजूद थे, और शहबाज शरीफ भी थे और मुनीर भी थे, प्रिंस है ना, मोहम्मद बिन सलमान, ये लोग बाकायदा होटल में मौजूद थे और इनके प्रेजेंस में ये दोनों भी गए हुए थे और ये समझौता हुआ। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान में रखें, वो यह है कि हम बहुत ज़्यादा सऊदी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सऊदी अरब वो देश है जिसने 71 की लड़ाई के बाद तुरंत सबसे ज़्यादा हेल्प, 30 करोड़ का हेल्प आसपास में पाकिस्तान को किया था और किसी देश ने नहीं किया था। बाकायदा उसके बाद वो लोग यहाँ पर आए भी थे और जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात भी हुई थी, रियाद वो गए थे। तो एक तरह से कहा जाए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रिलेशन ज़्यादा करीब नज़र आता है इन कंपेयर टू भारत, क्योंकि उसने बहुत हेल्प भी किया। फिर सऊदी अरब के कई सारे जो सैनिक हैं उनको ट्रेंड करता है पाकिस्तान, हर साल ट्रेनिंग देता है पाकिस्तान, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर आपको यह भी पता है कि कश्मीर इशू पर कभी भी आज तक सऊदी अरब ने खुल करके भारत का सपोर्ट नहीं किया, उल्टे हमेशा कश्मीर को विवादित क्षेत्र माना है और पाकिस्तान की तरफ से ही हर बात किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये वो दौर है जिस दौर में बिजनेस और पैसा बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पाकिस्तान से बड़ा बिजनेस पार्टनर भारत है, भारत को शायद उतना जल्दी नाराज सऊदी अरब न करे, लेकिन जिस ढंग से घटनाक्रम बदल रहा है आज की तारीख में जरूर पाकिस्तान अपर हैंड लेता हुआ नजर आ रहा है। आज उसका दिन खुशी मनाने का वाजिब है, क्योंकि उसने एक ऐसे चीज का रास्ता की शुरुआत की है जो हो सकता है आने वाले समय में
एक बड़ा संगठन बने, और उसमें पाकिस्तान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएगी क्योंकि उसके पास एटम बम है। उसकी चाहत पूरे इस्लामिक जगत में अपने आप को ऊपर नंबर पर लाने की हो सकता आने वाले में संभव हो। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी जाने, वो यह है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री पावर है पूरे विश्व में वह लगभग 12वें नंबर पर है, और अरब का जो मिलिट्री पावर है वो 24वें नंबर पर, और भारत तीसरे नंबर पर आता है। आफ्टर चाइना, आफ्टर अमेरिका और चाइना और रसिया मिला लेते हैं तीसरा, तो चौथे नंबर मान लेते हैं भारत आता है। तो हिसाब से देखा जाए तो भारत का पावर बहुत ज़्यादा है। 3.5 करोड़ की आबादी ले देके सऊदी अरब के पास है, 25 करोड़ पाकिस्तान के पास है, हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है। पाकिस्तान की सेना जो है वो 6,54,000 के आसपास है, अरब की सेना लगभग 2,57,000 है। हाँ, पाकिस्तान के पास 5.5 लोग जो रिजर्व में है वो है, लेकिन भारत के पास रिजर्व और ये मिला करके ऑपरेशनल सैनिक मिला करके 22 लाख के आसपास है। तो भारत का फिगर बहुत ऊंचा है। वैसे मैं इस फिगर को दिखा करके ये नहीं बता रहा हूँ कि ये दोनों देश मिलकर के भारत पर अटैक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आज की यह संधि इस बात को साबित जरूर कर दी कि ईरान और इजराइल दोनों के लिए खतरे की घंटी जरूर नज़र आ रही है। भारत के लिए शायद उतना ना हो, और दूसरा मिडिल ईस्ट से अमेरिका पर विश्वास हटना, ये भी इसको बता रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।